कानून बनाया है वो आपके गले की फांस बन चुका है। ना आप उगल पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं। लेकिन मोटा भाई आपसे आपका ये छोटा भाई ये कह रहा है कि गलती मान लीजिए, अभी मान लीजिए तो कम बेइज्जती होगी, थोड़ा आगे चल के मानेंगे तो ज्यादा फजीहत होगी। मान लीजिए गलती, जनता से कोई नहीं लड़ पाता है, समाज से कोई नहीं लड़ पाता है, आवाम की बेदारी से कोई नहीं लड़ पाता है। तुम्हारे पास तोपे हैं, गोलियां हैं, डंडे हैं, पुलिस है, फौज है और एक काला कानून है, तो हमारे पास हाथों में तिरंगा है, हौसला है, जुनून है। हम लड़ेंगे तुम्हारे इस कानून के खिलाफ। और ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की बिल्कुल नहीं है। जब अजीत भाई स्टेज पर बैठे हो, कविता कृष्णन जी स्टेज पर बैठी हो, तो ये लड़ाई मुसलमान की रही नहीं जाती, ये लड़ाई इस देश को बचाने की है। शाहीन बाग जाकर के देख लो, आज पंजाब से बसें भर करके किसान अपना अनाज, अपना राशन, अपना पानी लेकर के आया है शाहीन बाग की बहनों और माओं का सलाम करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। गलतफहमी है नरेंद्र मोदी साहब, इस बार आप चूक गए हैं, अपनी गलती मान लीजिए। मैं अब भी कह रहा हूं कि इस कानून को वापस ले लीजिए। लेना तो पड़ेगा, आपको लेना तो पड़ेगा, क्योंकि अब हम डरने वाले लोग नहीं हैं, डरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। और ये जो नई पीढ़ी खड़ी है, पुलिस डराने की कोशिश करेगी, प्रशासन डराने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं प्रशासन के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, शासन से है। शासन और प्रशासन के बीच का फर्क समझिए। कागज सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी नहीं दिखाएंगे, कागज इस जिले के डीएम साहब को भी दिखाना पड़ेगा, नागरिकता वाला। कागज सिर्फ कविता कृष्णन जी नहीं दिखाएंगी, थाने के सिपाही को भी दिखाना पड़ेगा कि आप तो आपके पिताजी कहां पैदा हुए थे, वो बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। ये है सरकार, ये है इसका मंसूबा। आप गलतफहमी के शिकार हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस देश के किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। योगेंद्र जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, जब रामलीला में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, एनआरसी पे तो कहीं बात ही नहीं हुई है, डिटेंशन सेंटर तो इस देश में कोई है ही नहीं। अगले दिन मीडिया के साथियों ने डिटेंशन सेंटर के विजुअल भी दिखा दिए, वो झूठ भी दिखा दिया। जब अमित शाह साहब कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी समझो, पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगी, फिर उसके बाद हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, फिर सीए के जरिए हम जैन, सिख, हिंदू, ईसाई तमाम लोगों को देश में ले लेंगे। तो मैं अमित शाह साहब से पूछना चाहता हूं कि आप विदेश के ईसाई भाइयों को तो भारत की नागरिकता देने को तैयार हैं, लेकिन कर्नाटक में जो प्रभु ईसा मसीह की एक मूर्ति बन रही है, पूरा आरएसएस, पूरी भाजपा उस मूर्ति को हटवाने के लिए खड़ी है। पहले अपने बगल बच्चा संगठनों को मना करिए कि इस देश में सबके धार्मिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, अपने इन संगठनों को मना करिए। बाहर के ईसाइयों को बुला के नागरिकता देने की बात करते हैं और इस देश के ईसाइयों को आप कहते हैं कि नहीं, आप एक मूर्ति तक नहीं बना सकते। नरेंद्र मोदी साहब, जिस तरह रावण के कई सर हुआ करते थे, एक सर कुछ और कहता था, एक कुछ और कहता था, एक कुछ और कहता था, उसी तरह इस फासिस्ट सरकार के कई सर हैं। एक सर कहता है कि नहीं, इस देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, दूसरा कहता है कि क्रोनोलॉजी समझिए, तीसरा लेकर के डंडा निकल आता है सड़कों पर, और कभी जेएनयू में नकाब लगा करके, तो कभी जामिया में घुस करके, तो कभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में धार्मिक नारे लगाते हुए लड़कों के सीने पर सीधे मारने की कोशिश करता है। आरती घोष जैसी एक छोटी सी बच्ची जो बेचारी जेएनयू की अध्यक्ष है, उसका सर फोड़ देते हैं। वो लहूलुहान तस्वीरें आपने भी देखी हैं। नरेंद्र मोदी साहब भाषणों में कहते हैं कि बेटी बचाओ, लेकिन वो ये भूल जाते हैं एक अगला नारा देने के लिए, हाँ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों से बचाओ, ये कहना वो भूल जाते हैं। वो ये तो कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो ये कहना भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से बेटी बचाओ। वो ये कहना भूल जाते हैं। जब मेरी आंखों में आईसी घोष की लहूलुहान चेहरे वाली तस्वीर आती है, जब मैं जामिया से निकलती हुई अपना बैग पैक करके लड़कियों को देखता हूं, जब मैं सदर जफर जिन्हें लखनऊ में पकड़ करके पुलिस के बड़े अधिकारी खुद पीटते हैं, जब दिल्ली की सड़कों पर बेटियों पर मर्द पुलिस वाले लाठी बरसाते हैं, तब
मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का नारा कितना झूठा है कि बेटी बचाओ, बेटी तो बचाओ लेकिन भाजपा वालों से बचाओ। नरेंद्र मोदी साहब आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएं हम बेटियों को जब आप जेएनयू जैसी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहते हैं, आप जामिया को बंद कर देना चाहते हैं, आप अलीगढ़ को बंद कर देना चाहते हैं, आप नदवा बंद कर देना चाहते हैं, आप इंटीग्रल बंद कर देना चाहते हैं, आपको जाधवपुर यूनिवर्सिटी खटकती है, तो हम कैसे पढ़ाएं बेटी? ये अपने झूठे नारे अपने पास रखिए। ये दरभंगा में हजारों की तादाद में खड़े होकर आवाम आपसे ये कह रही है कि हम अब डरेंगे नहीं, हम वो नहीं है जो डरने वाले लोग हैं। अरे आप डरना मत, मैं आपसे कह रहा हूं, आप वो हैं जिनके अजदाद ने पहाड़ों के सीने चाक किए हैं। आप डरना मत, आप डरना मत, आप वो हैं जिनके अजदाद ने दरियाओं में रास्ते बनाए हैं। आप डरना मत, आप वो हैं जिनके अजदाद ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा करके उन्हें इंग्लैंड वापस भेजा है। आप डरना मत, आप डरना मत, आप वो हैं जिनके बुजुर्गों ने और उनके घोड़ों की टापों ने दुनिया नापी है। अरे आप तब नहीं डरे जब आप 72 थे, आप तब नहीं डरे जब 313 थे, आप क्यों डरेंगे? नहीं डरेंगे। ये डरने का वक्त नहीं है, ये सरकार को बताने का वक्त है कि नहीं, हम डर नहीं रहे, हम सीना लेकर के हाजिर हैं, तुम्हारे पास गोलियां हैं तो मारो, हम कुर्बानियां देने को तैयार हैं। हाँ, हम गांधी के मानने वाले, हम अपने हाथों में पत्थर नहीं उठाएंगे, हम अपने हाथों में कोई डंडा नहीं उठाएंगे, जब भी उठाएंगे झंडा उठाएंगे, तिरंगा उठाएंगे। यह आंदोलन नई सीख भी दे रहा है। मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, प्रशासन इंतजार कर रहा है, उसको सरकार की तरफ से इशारा है कि जहां भी जरा सा मौका मिले पीटो, लेकिन आपको भी सलीके से काम लेना है। जब भी आप आंदोलन में, मैं उस दिन जंतर मंतर पर था, मैंने ये देखा कि चंद लड़के लड़कियां खड़े होकर के नारे लगा रहे थे सरकार के खिलाफ, पुलिस वाले डंडे लेकर आए, जैसे उन्होंने डंडा उठाया लड़कों ने राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। पुलिस के अधिकारियों को भी सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाना पड़ा। ये नए नए तरीके निकालो, ये नए नए तरीके निकालो। नरेंद्र मोदी के पास आपके हाथ में जो पत्थर है उसका जवाब है, उसका जवाब गोलियां हैं, उसका जवाब डंडा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास शाहीन बाग की सड़क पर रात के 2 बजे 4 डिग्री टेम्परेचर में बैठी हुई 90 साल की अस्मा खातून के सवालों का जवाब नहीं है, नहीं है उनके पास जवाब। इस तरह से लड़ना पड़ेगा इस आंदोलन से, इस तरह लड़ना पड़ेगा इस सरकार से। ये बड़े फासिस्ट लोग हैं, अब सिर्फ गांधी का रास्ता है जो आपको आगे ले जाएगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कोई कितना भी परगलाए, कोई कितना भी समझाए, अपने हाथ में कभी भूल कर भी पत्थर मत उठाना, क्योंकि गांधी जी ने यही तो सिखाया इस देश को, सिखाया। ये दरअसल 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। जब इस देश के टीवी चैनलों पर, नेशनल चैनलों पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ये कहते हैं कि हाँ हम गोडसे के मानने वाले हैं, तो हमें भी ये कहना है कि ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। हम गांधी के साथ हैं, हम गांधी के साथ खड़े हैं, और गांधी के साथ खड़े हैं तो तुम हम पे लाठी मारो, हम पे गोली चलाओ, हम बस खड़े होकर के तिरंगा हाथ में लेकर गाएंगे। मारो कितना मारना चाहते हो, हमारे खुले सीने, तुम्हारी खुली गोलियां। ये मौलाना आजाद की तस्वीर मेरी आंखों के सामने है। सरकार कहती है कि जन्म प्रमाण पत्र दो, सरकार कहती है पैन कार्ड दो, आधार कार्ड दो। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा आधार कार्ड देखना है तो जाइए आगरा, देखिए ताजमहल, वो है हमारा आधार कार्ड। आप कहते हैं कि आपको हमारा पैन कार्ड चाहिए तो जाइए दिल्ली, देखिए कुतुब मीनार, वो है हमारा पैन कार्ड। आपको हमारा पासपोर्ट चाहिए ना, जाइए जहां खड़े होकर के 15 अगस्त को भाषण देते हैं ना, वो लाल किला है हमारा पासपोर्ट। आप हमसे जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्थान पूछना चाहते हैं ना, तो जाइए। आप जहां रहते हैं वहां से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर एक जामा मस्जिद है, उसकी सीढ़ियां है हमारा जन्म प्रमाण पत्र, उसकी सीढ़ियां है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। जहां खड़े होकर के 1947 में मौलाना आजाद ने कहा था कि कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, यह है तुम्हारे पुरखों की कब्रें, और हमारे बुजुर्गों ने अपने सरों पर रखी हुई गठरियां उतार के रख दी। मैं दरभंगा के तमाम अमन पसंद लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से पूछना चाहता हूं, जो हमारी विचारधारा को नहीं मानते, आरएसएस की विचारधारा को मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप तो पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, बौद्धिक होने का दावा करते हैं, बताइए इस देश में कोई ऐसी मिसाल कि जब लाइब्रेरी में घुस करके पुलिस आंसू गैस के गोले
दुश्मन लोग हैं। ये सरकार पढ़े लिखे लोगों की दुश्मन है। जंतर मंतर पर एक टीवी इंटरव्यू में मुझसे कहा गया कि इमरान साहब हजारों हजार लोग सड़क पर हैं, इसमें छात्र ज्यादा हैं, इन छात्रों को किसने उकसाया है? तो मैंने कहा आप गलतफहमी के शिकार हैं, आपका सवाल गलत है। दरअसल ये जो छात्र हैं ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और स्मृति ईरानी से कई गुना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इन्हें कोई उकसा नहीं सकता। मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको किसने उकसाया? कौन से इजराइल ने आपको आदेश दिया कि देश को तोड़ने वाला कानून बनाइए? कौन से अमेरिका ने आपसे कहा कि देश को तोड़ने वाला कानून बनाइए? पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। दुनिया के लीडिंग अखबार हिंदुस्तान की जलती हुई तस्वीरें छाप करके, वो मेरा हिंदुस्तान जिसका नाम हम फख्र से इंग्लैंड में अमेरिका में जाके लेते हैं, वहां के अखबार हम तो तंज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसा कानून लेकर आएंगे और आपको मानना पड़ेगा डंडे के जोर पर। गलतफहमी है आपकी। जो कागज मांगने आए हो वो कागज मेरे पास नहीं, जो कागज मांगने आए हो वो कागज मेरे पास नहीं। मेरे पास तो बस ये आंसू है, तुम्हें अश्कों का एहसास नहीं। आखिर कब तक सबूत देना पड़ेगा? कभी भारत पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच हो तो लोग कहते हैं बताओ तुम किसकी तरफ हो? हमारा दिल तो इस मिट्टी के लिए धड़कता है। आखिर कब तक सबूत दें हम? कब तक? हम तो वो हैं कि जब खाना काबा के सामने खड़े होते हैं तब भी हमारे हाथों में तिरंगा होता है। हम कब तक दें सबूत? आखिर कितने सबूत दें? सरहदों पर तनाव हो जाए तो हमसे सारी निगाहें हमारी तरफ उठ जाएं। आखिर हम कब तक सबूत दें? हमने दे दिया था सबूत आजादी के तुरंत बाद, जब ब्रिगेडियर उस्मान ने खड़े होकर के सरहद पर अपनी जान कुर्बान कर दी थी और हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं होने दिया था। हमने दे दिया था सबूत। आखिर कितने सबूत दें हम? हमने सबूत दे दिया था जब वीर अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक उड़ा दिए थे पाकिस्तान के। हमने दे दिया था सबूत। आखिर कब तक सबूत दें कि जो कागज मांगने आए हो वो कागज मेरे पास नहीं? मेरे पास तो बस ये आंसू हैं, तुम्हें अश्कों का एहसास नहीं। तुम गैर समझ बैठे हो मुझे, मैं गैर नहीं हूं अपना हूं। तुम गैर समझ बैठे हो मुझे, मैं गैर नहीं हूं अपना हूं। अरे तुम बोझ समझ बैठे हो मुझे, मैं गांधी जी का सपना हूं। तुम बोझ समझ बैठे हो मुझे, मैं गांधी जी का सपना हूं। तुम सपना छीनना चाहते हो, सपने को मिटाना चाहते हो। मेरे खून में खुशबू है इसकी, मेरा खून बहाना चाहते हो। मेरे खून में खुशबू है इसकी, मेरा खून बहाना चाहते हो। मैं दरवाजा इस घर का हूं, तुम घर को गिराना चाहते हो। मैं अपने घर की फिक्र में हूं, तुम घर से हटाना चाहते हो। मैं अपने घर की फिक्र में हूं, तुम घर से हटाना चाहते हो। अरे तुम कागज मांगने आए हो, ये मुझे दीजिए। तुम कागज मांगने आए हो, तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूं। तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूं। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मेरा रंग निकालो झंडे से। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मेरा रंग निकालो झंडे से। मेरी माँ की दुआ ये झंडा है, मेरी माँ की दुआ ये झंडा है, मेरे बाप की भी पहचान है ये। तो मैं सिर्फ तिरंगा लगता है, अरे पूरा हिंदुस्तान है ये। तुम्हें सिर्फ तिरंगा लगता है, अरे पूरा हिंदुस्तान है ये। अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब, फिर आपसे कह रहा हूं कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, देश ने आपको चुना है, आने वाले 4 साल आपको झेलना ही है। तो कम से कम इस देश की आवाम के दर्द को समझिए, उसे साथ लेकर के चलिए। हम उतरे हैं, हमारे जैसे लाखों लोग सड़क पर हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर, साहिल पे खड़े होकर मैं साजिश नहीं करता। और जिसमें पसीने की महक आती नहीं है वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। हम आपके खिलाफ सड़क पर हैं। बहुत सारे मीडिया के साथी पूछ रहे हैं कि राजनीतिक लोग, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। इसीलिए किसी कांग्रेस, किसी राजद, किसी जदयू, किसी अदर पार्टीज का इंतजार करने के बजाय इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाओ। ये दलों से बहुत ऊपर लड़ाई है, ये नेताओं के वजूद से ज्यादा हमारे नस्लों के वजूद की लड़ाई है।
आंदोलन है और इस आंदोलन में हम तमाम लोग खड़े हैं, हम तमाम लोग खड़े हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा नफीसुल हक रिंकू साहब का, रुस्तम साहब का, रुस्तम कुरैशी, रियाज भाई, मोहम्मद उमर, डॉक्टर इमामुल हक इमाम साहब, मसूद आलम साहब और खासतौर से पप्पू भाई जिन्होंने बड़ी कोशिशें करी बुलाने के लिए। मैं बहुत मसरूफ था इस दौरान, लेकिन दरभंगा आ नहीं पाता था। कई बार मुशायरों में आने का प्लान बना लेकिन आ नहीं पाया था, और इस बार जब आवाज दी गई तो मैंने कहा नहीं, इस बार तो चाहे जितना भी गहरा कोहरा हो, चाहे जितनी सर्दी हो, मुझे पता है कि जब दरभंगा निकल के आएगा तो कोहरे की चादर भी पिघलेगी, सर्दी भी पिघलेगी, सूरज निकल आया है, सूरज निकल आया है। ये सूरज दिल्ली में जो बर्फ जमी है उसे भी पिघला के छोड़ेगा, पिघला के छोड़ेगा। सूरज निकल आया है मेरे भाई। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। और अमित शाह साहब, आपको ये लगता है कि आप आंदोलनकारियों को चिढ़ाने के लिए 2 दिन पहले आप गजट भी कर देंगे तो ये आंदोलनकारी डर जाएंगे? नहीं, शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। आप इस मुगालते में हैं कि आपकी पुलिस, आपकी तोप, आपकी बंदूकें, आपकी गोलियां, आपकी धमकियां डरा देंगी, तो नहीं। इस बार में खवातीन में, माओं में, बहनों में, बच्चों में, बुजुर्गों में 6-6 साल के बच्चे सड़क पर उतर के आजादी का नारा लगा रहे हैं। ये आपने कभी देखा है इससे पहले? ये जो जोश, ये जो जज्बा है आवाम में, बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के अपने चैनलों पे अपने बैठ करके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो एनआरसी के विरोध में निकल करके जनता आ रही है वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसे एनआरसी का मतलब नहीं पता है। मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि हो सकता है इस भीड़ में इतनी भोली जनता हो जिसे एनआरसी और सीए का फुल फॉर्म ना पता हो, लेकिन मैं जानता हूं कि इस आवाम को आरएसएस का फुल फॉर्म पता है, इस आवाम को भारतीय जनता पार्टी की मंशा पता है। ये आवाम इसलिए सड़क पर उतर आई है क्योंकि ये जानती है कि आप देश को तोड़ना चाहते हैं। आप नरेंद्र मोदी साहब दुनिया के जिस देश में जाते हैं, आप वहां जाकर के सबसे पहले गांधी जी के चरणों में फूल चढ़ाते हैं, लेकिन आपके प्रवक्ता चैनलों पर बैठ के कहते हैं कि हम गांधी के हत्यारे को हत्यारा नहीं मानते, गोडसे के आगे जी लगाते हैं। आप क्यों नहीं रोकते? मैं जानता हूं आप इसलिए नहीं रोकते क्योंकि आप दिल से न माफ करने की बात साध्वी प्रज्ञा को कहते तो हैं, लेकिन दरअसल आपके दिल में वही है जो साध्वी प्रज्ञा बोल रही हैं, जो इस देश के तमाम आपके संगठनों के वो लोग बोल रहे हैं जिनको आपने बोलने की आजादी दी। मैं यहां खड़ा हूं, बातें बहुत सारी हो गई, कुछ सुना भी दूं नहीं, आप कहेंगे कि बहुत भाषण दे के चला गया, शायरी कुछ नहीं सुनाई इसने।